नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर इलेक्टेड। ठीक, तो आपको पता होगा कि जिला योजना समिति जो है वो जिले के लिए जो योजना है, ठीक है, उसके निर्माण का कार्य करती है। ठीक, तो आपको पूछ रहा है कि इसके जो मेंबर्स हैं इसका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में है नगरीय निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अर्बन बॉडी, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तीसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जनपद पंचायत। चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। ठीक, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो जिला योजना समिति है, ठीक है, इसका निर्माण होता है किस अधिनियम के तहत। 1995 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था जिला योजना समिति निर्वाचन अधिनियम 1995, ठीक है, जिसका संशोधन किया जाता है वर्ष 2001 में। ठीक, और इसी अधिनियम के तहत ये जो जिला योजना समिति है इसके सदस्यों का निर्वाचन होता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो जिला योजना समिति के सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15 हो सकती है, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक, तो प्रश्न में आप वापस आते हैं और देखते हैं पूछ क्या रहा है। ठीक, पूछ रहा है आपको किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा नगरीय निकाय और जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ये जो जिला योजना समिति के सदस्य हैं उनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक, यानी नगरीय निकाय के निर्वाचित सदस्य होंगे भाई, याद रखिएगा। ठीक है, कुल सभी की बात नहीं कर रहा है, किसकी? केवल निर्वाचित सदस्य की। ठीक, तो निर्वाचित सदस्य जो हैं कहां के? नगरीय निकाय के और जिला पंचायत के। ये निर्वाचन करते हैं किसका? जिला योजना समिति के सदस्यों का। ठीक, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15। ठीक, तो आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल मीडिया अवार्ड दिया जाता है। नेशनल मीडिया अवार्ड इज गिवन बाय, आपके पास ऑप्शन में सतर्कता आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, विधिक आयोग द्वारा या शिक्षा आयोग द्वारा। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो नेशनल मीडिया अवार्ड है ये दिया जाता है किस क्षेत्र में? जो मतदाता जागरूकता है ना, इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर नेशनल मीडिया अवार्ड दिया जाता है। आपको प्रश्न में पूछ रहा है किस आयोग के द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है किस आयोग के द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, जो मीडिया फैमिली मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करती है उसको निर्वाचन आयोग के द्वारा नेशनल मीडिया अवार्ड प्रदान किया जाता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, नेचुरल फार्मिंग से कृषि उत्पादकता में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? What is the approximate percentage increase in agricultural productivity from natural farming? ठीक, तो आपको पता होगा नेचुरल फार्मिंग क्या होता है? जैविक कृषि जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि जैविक खेती, जो हमारे यहाँ रसायन युक्त जो उर्वरक प्रयोग होते हैं उनके स्थान पर यदि केवल नेचुरल फार्मिंग की जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि आपको कृषि उत्पादकता में देखने को मिलेगी, ये आपको प्रश्न में पूछ रहा है। हाल ही में आया है डेटा और ये अनुमान लगाया गया है कि भाई 9% की वृद्धि हो सकती है हमारी कृषि उत्पादकता में यदि रासायनिक जो खाद हैं उनकी जगह किसका प्रयोग किया जाए? जैविक खादों का प्रयोग किया जाए। हमारी जो राज्य सरकार है वो जैविक खेती की तरफ कदम भी बढ़ा चुकी है। आपको पता होगा गोधन न्याय योजना जो है उससे जो गोबर खरीदा जा रहा है उसका यूज कहाँ किया जा रहा है? वर्मी कंपोस्ट बनाने में। और वर्मी कंपोस्ट कहाँ डाला जाएगा? खेतों में। मतलब हम धीरे धीरे रसायन युक्त खेती से जैविक कृषि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, जो मृदा है उसके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक, तो याद रखेंगे कि नेचुरल फार्मिंग से कृषि उत्पादकता में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 9% की वृद्धि दर अनुमानित है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ की गई? When was राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च्ड? आपके पास ऑप्शन में है 20 मई 2020, 21 मई 2020, 2 मई 2020 या 21 मई 2019। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका उत्तर क्या होगा।
ठीक है, ये बताइए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ कब की गई थी। ठीक, बहुत चर्चित योजना है और आपको एकदम याद होना चाहिए ये। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 30 अक्टूबर 2020 तक कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है। हाउ मच हैज बीन पेड अंडर द गोधन न्याय योजना टिल 30 अक्टूबर 2020। ठीक, तो अपने आप को अपडेट कर लीजिए। जो गोधन न्याय योजना के बारे में आप जानते हैं कि हरेली त्योहार के दिन 20 जुलाई को यह योजना प्रारंभ हुई है। ठीक है, वो योजना के द्वारा 30 अक्टूबर 2020 तक कुल 39 करोड़ रुपए जो है कृषकों के खातों में डाले जा चुके हैं, या इतनी राशि का भुगतान किया जा चुका है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में नवीन उद्योगों में कितनी राशि का निवेश हुआ है। हाउ मच अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 न्यू इंडस्ट्रीज। ठीक, चलिए तो बेसिकली प्रश्न में ये पूछ रहा है कि जो नवीन उद्योग हैं, ठीक है, नवीन उद्योग लगाने के लिए छत्तीसगढ़ में कितनी राशि का निवेश हो चुका है इस वित्तीय वर्ष के दौरान, 2019-20 के दौरान। ठीक, कितना हुआ भाई, 12,633 करोड़ रुपए। ठीक, याद रखेंगे इसको। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान कुल कितने प्रवासी श्रमिकों को छत्तीसगढ़ वापस लाया गया। हाउ मेनी माइग्रेंट वर्कर्स वर बॉट बैक टू छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग द लॉकडाउन। देखिए ये जो लॉकडाउन के दौरान हमारे यहाँ जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुआ, ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे कि लॉकडाउन के दौरान ऐसा क्या हुआ, लॉकडाउन के दौरान इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना। तो याद रखेंगे, हर सेक्शन को आप छूने की कोशिश करेंगे इनमें से। ठीक, तो आज जैसे कि यहां पर प्रश्न किनका है, माइग्रेंट वर्कर्स का। ठीक है, जो प्रवासी श्रमिक है उनका आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग जो है काम की तलाश में बाहर जाते हैं। ठीक, तो अभी लॉकडाउन लगा तो सब वापस भी आए हैं, ठीक है, कोरोना संक्रमण काल के चलते। तो आपको प्रश्न में वही पूछ रहा है कि लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासी श्रमिक जो हैं छत्तीसगढ़ आए हैं वापस। ठीक, तो कितने आए, 1,54,000 श्रमिक जो कि काम की तलाश में बाहर गए थे, उनको छत्तीसगढ़ वापस लाया जा चुका है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है। द हेडक्वार्टर ऑफ बस्तर डेवलपमेंट अथॉरिटी इज लोकेटेड एट, आपके पास ऑप्शन में नवा रायपुर, कांकेर, जगदलपुर या दंतेवाड़ा। देखिए ये जो मुख्यालय है बस्तर विकास प्राधिकरण का, ये पहले नया रायपुर से संचालित होता था, लेकिन अब इसको कहां भेज दिया गया है भाई, जगदलपुर में। ठीक, जगदलपुर से संचालित होता है बस्तर विकास प्राधिकरण। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है। द हेडक्वार्टर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इज लोकेटेड एट, कहां स्थित है। देखिए एकदम फैक्चुअल चीज है, ये सारी चीजें आपको एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां है, बस्तर विकास प्राधिकरण का कहां है, सरगुजा विकास प्राधिकरण का कहां है, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहां है, एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। ठीक, तो ये कहां स्थित है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का दुर्ग में स्थित है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक कितने मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर क्रिएटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 फ्रॉम अप्रैल 2020 टू सितंबर 2020। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो मानव दिवस रोजगार है ये गणना की जाती है किसके अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत। ठीक, तो बेसिकली इस प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक कितने मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है। ठीक, तो ये एकदम फैक्चुअल चीज है, इसको भी याद रखेंगे, 9.82 करोड़। देखिए ये जो समय था वो कोरोना संक्रमण काल का था। ठीक है, अप्रैल से, इस समय तो लॉकडाउन चल रहा था, तो वहां से लेकर के अभी तक का डेटा आपको पूछ रहा है इस प्रश्न में। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, आप बिल्कुल तैयार करके रखिएगा। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।